आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। इट्स रिलेटेड टू डीडीए, दैट इज डायमंड डॉलर अकाउंट। तो वो एक्सपोर्टर्स जो कि स्टडीड ज्वेलरी, जेम्स, डायमंड्स, ठीक है, उनमें डील कर रहे हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो 2 साल से काफी अच्छा है और 2 साल से कम इसी में डील कर रहे हैं। और जिनका एनुअल टर्नओवर जो है, एनुअल टर्नओवर का जो अमाउंट है डेट इज ऑफ 3 करोड़ रुपीस। 3 करोड़ रुपए का उनका बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमंड डॉलर अकाउंट। डायमंड डॉलर अकाउंट, तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इफ द ट्रैक रिकॉर्ड इज बेटर, राइट, एंड अगर आप 2 साल से डायमंड्स में, स्टडीड ज्वेलरी में, प्रीशियस स्टोन्स में डील कर रहे हो, राइट, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या किया जाएगा? उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको अलाउ किया जा सकता है दैट यू कैन बी ओपनिंग द डीडीए अकाउंट। और ये डीडीए अकाउंट जो होता है ये यूएसडी डिनोमिनेटेड रहता है। दिस इज द यूएसडी डिनोमिनेटेड अकाउंट और ये करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं किया जाता। कोई भी इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं किया जाता है। और मिनिमम एवरेज जो टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? डेट इज ऑफ 3 करोड़ रुपीस। वो 3 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, 3 करोड़ की हो या फिर पिछले 3 सालों से जो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू मिनिमम टर्नओवर, वो 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट चाहिए या 3 करोड़ से ज्यादा की रिक्वायरमेंट चाहिए। एंड एक एक्सपोर्टर को मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करने अलाउ किए जा सकते हैं। एंड ये करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर पे ऑफ नहीं किया जाता। एंड लेट्स से एक एक्सपोर्टर है जिनके मल्टीपल अकाउंट्स है, DDA 1, DDA 2, तो क्या वो एक डीडीए अकाउंट से दूसरे डीडीए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा? नॉट अलाउड। वो चीज अलाउड नहीं है, यानी कि इंटर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज नॉट अलाउड। तो जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है रिलेटेड टू डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स, वो पैसा किस में आएगा? डीडीए अकाउंट में आएगा। एंड फर्दर आप इस पैसे को यूएसडी में रख सकते हो ताकि एलिजिबल ट्रांजेक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल कर पाओ। एंड फर्दर आपने अगर पैसा ट्रांसफर करना है किसी एंटिटी को, ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपने पेमेंट करनी है इंपोर्ट के लिए, वो उसके लिए डेबिट कर सकते हो। आप एलिजिबल बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए इसको डेबिट कर सकते हो। आप बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हो टू अनदर डीडीए ऑफ द सेम एंटिटी। इज इट अलाउड सेम एंटिटी के डीडीए में अलाउ करना? सेम एंटिटी है तो पॉसिबिलिटी अलाउड की गई है। यस इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। इवन अगर आप बैलेंसेस को ट्रांसफर, आप बेसिकली बैलेंसेस को अगर करना चाहते हो, अब मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी देता हूं, अगर आप सेम पर्सन से रिलेटेड डीडी में करना चाहते हो या किसी भी अकाउंट में करना चाहते हो, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। तो डीडीए से रिलेटेड एक चीज को ध्यान रखना कि अगर अकाउंट ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं तो वो चीज अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन डीडीए के पैसे को आप आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो, आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन जो आपने रियलाइज कर लिया यूएसडी को आईएनआर में, उसको वापस से डीडीए में क्रेडिट नहीं कर सकते कन्वर्टिंग इनटू यूएसडी, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो चीज अलाउड नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट इज अ बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू इट। That's a basic point related to it. Clear with it? So that's related to DDA account. तो यहां पर है, they may be allowed to open up to 5 accounts but not more than that. करंट अकाउंट की फॉर्म में रहेगा, कोई इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं होगा। नो इंटर अकाउंट ट्रांसफर इज अलाउड, और सिर्फ यूएसडी में बेसिकली आपका अमाउंट रहता है, डिनोमिनेशन इज यूएसडी ओनली। जो प्री शिपमेंट आपकी प्रोसीड्स हैं, पोस्ट शिपमेंट प्रोसीड्स हैं, उसको आप डीडी अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। एंड फर्दर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है उसको क्रेडिट कर सकते हो। एंड जो लोकल सेल्स होती हैं, लेकिन आप उनको क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन अमाउंट जो क्रेडिट किया जाएगा डीडीए में दैट इज इन यूएसडी ओनली। क्लियर विद इट? फिर बात आती है गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। इट्स रिलेटेड टू द गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। अब जहां पर एक्सपोर्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और उनके अकाउंट्स कंटिन्यूसली स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे हैं फॉर द लास्ट 3 इयर्स, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, कोई एडवर्स फीचर्स नहीं है, और जो पिछले 3 सालों में उन्होंने बिल्स ड्रॉ किए थे
उसमें से जो मैक्सिमम ओवरड्यू बिल्स हैं वो 10% से ज्यादा नहीं है, इनकी पिछले साल की जो टर्नओवर थी उसके 10% से ज्यादा ओवरड्यू बिल उनके नहीं है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं और साथ के साथ जो एक्सपोर्टर है वो आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट में नहीं है या किसी तरह की डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं है या ईसीजीसी की क्वेश्चन लिस्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली जो पर्सन है उनको गोल्ड कार्ड स्कीम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दोज विल बी कंसीडर्ड फॉर द गोल्ड कार्ड स्कीम एंड उनको बेनिफिट मिलता है, यानी कि चार्जेस कम पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस कम पड़ती है उनको। ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग जो होती है एप्लीकेशंस की वो ज्यादा फास्ट की जाती है। अब जैसे उनकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग की जाएगी लेट्स से 25 डेज में, एडॉक लिमिट चाहिए तो वो प्रोसेस की जाएगी 7 डेज में, रिन्यूअल के लिए करना है तो वो 15 डेज में प्रोसेस किया जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स दोज विल बी अवेलेबल टू द गोल्ड कार्ड स्कीम होल्डर्स। पहला बेनिफिट क्या है, एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा 25 डेज में, रिन्यूअल की एप्लीकेशन को 15 डेज में, एंड अगर कोई एडॉक लिमिट सैंक्शन करनी है तो उसको 7 डेज में प्रोसेस कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को। सो दीज आर द बेनिफिट्स अवेलेबल। अब उनको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड फैसिलिटी ये ऑफर की जा सकती है। पिनल जो चार्जेस पड़ते हैं वो वेव ऑफ किए जा सकते हैं। सो दीज आर द सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल। और साथ के साथ उनको अगर लेट्स से पैकिंग क्रेडिट लिमिट लेनी है फॉरेन करेंसी में या पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस लेना है फॉरेन करेंसी में, तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलती है, दे विल बी गेटिंग द प्रायोरिटी रिलेटेड टू इट। और साथ के साथ दे कैन आल्सो बी सैंक्शनड अ स्टैंड बाय लिमिट, जहां पर जो अमाउंट उनको सैंक्शन किया जाएगा डेट वॉन्ट बी लेस देन 20%। यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी ऑर्डर आता है, कोई भी अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर उनको रिसीव होता है, तो उनके पास 20% की कम से कम, मिनिमम कह रहा हूं ये, मिनिमम 20% की एक स्टैंड बाय लिमिट अवेलेबल रहेगी जहां जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर्स, राइट। और साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी ऑर्डर रहता है तो जो इन्वेंट्री की लिमिटेशंस होती है, इन्वेंट्री का जो रिस्ट्रिक्शन डाला गया होता है उनके ऊपर कि इतनी इन्वेंट्री कम से कम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उस चीज को भी रिलैक्स किया जा सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू द गोल्ड कार्ड स्कीम होल्डर्स। जो गोल्ड कार्ड स्कीम होल्डर्स के अंदर यानी कि गोल्ड कार्ड होल्डर्स को, एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलते हैं उसके साथ रिलेटेड है। दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू इट। ठीक है जी। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू द एविडेंस ऑफ इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। अगर कोई भी इंपोर्टर होता है, कोई भी इंपोर्टर होता है, तो इंपोर्टर को क्या चाहिए, इंपोर्टर मस्ट बी ऑब्टेनिंग अ आईईसी नंबर, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड होता है वो नंबर को आपको होल्ड करना पड़ेगा, जो कि डीजीएफटी की तरह इशू किया जाएगा। एंड जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं दोज आर बेसिकली रेगुलेटेड बाय द डीजीएफटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड फेमा इनको बेसिकली रेगुलेट करता है, एंड आल्सो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, वो इनको रेगुलेट करती है, वो इनको रेगुलेट करती है, राइट। एंड फर्दर जहां कहीं भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, दोज इंपोर्ट्स आर टू बी बेसिकली मेक श्योर कि वो इंडिया में चीज एक्चुअल में इंपोर्ट हो चुकी है, कि इंडिया में एक्चुअल में चीज इंपोर्ट हो चुकी है, राइट। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और साथ ही साथ आपको ये भी एश्योर करना होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो पेमेंट है वो भी कर दी गई है आफ्टर द इंपोर्ट इनटू इंडिया। यानी कि अगर इन जनरल कोई अगर क्रेडिट पीरियड नहीं अलाउ किया गया है, इंपोर्टर का सामान इंडिया में पहुंच चुका है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पेमेंट है वो हो चुकी हो, दैट शुड बी डन, वो क्लियरली जो पेमेंट है वो हो गई हो, दैट शुड बी डन। ठीक है, एंड एविडेंस ऑफ इंपोर्ट होना जरूरी है। सो जितने भी केसेस अगर हम देखें जहां पर वैल्यू ऑफ फॉरेन रेमिटेंस है, आपने एडवांस रेमिटेंस पे करी है या फॉरेन रेमिटेंस की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली एक्सीडिंग 1 लाख यूएसडी और इक्विवेलेंट, तो ऑथराइज डीलर को ये चीज को एश्योर करना पड़ेगा कि बिल ऑफ एंट्री जो है वो मिल जाए। बिल ऑफ एंट्री बेसिकली एक बेसिक डॉक्यूमेंट वी कैन से इट इज, जो बताता है कि इंपोर्ट एक्चुअली हो चुका है, जो बताता है कि इंपोर्ट एक्चुअल में हो चुका है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। फर्दर इट्स अबाउट द बीईएफ स्टेटमेंट। बीईएफ स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट्स। ओवरड्यू इंपोर्ट्स जहां पर आप बेसिकली एडवांस पेमेंट्स कर चुके हो लेकिन इंपोर्ट नहीं हुआ, ओवरड्यू हो चुका है,
देयर यू आर बेसिकली आपको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू इट। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए आपको? देखो अदरवाइज ये जो टॉपिक्स है ना, दोज आर वेरी मच वास्ट, छोटे टॉपिक्स नहीं है ये, बहुत वास्ट टॉपिक्स है, दीज आर वेरी मच वास्ट टॉपिक्स, राइट। लेकिन अब क्योंकि ये टॉपिक्स वास्ट तो है, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली इनके बारे में पूछा भी जाता है, सो वी आर टू कवर द बेसिक पार्ट रिलेटेड टू इट। जो बेसिक पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, उनको हम कवर कर सकते हैं। वी कैन बी कवरिंग दोज पर्टिकुलर पार्ट्स। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होती है इन केस ऑफ द इंपोर्ट्स? इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, जो फेमा है वो है, एंड डीजीएफटी है, एंड इट्स रिलेटेड टू एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, जिसको हम ईओआई के नाम से भी जानते हैं। आपको क्वेश्चन में कई बार ना, अगर हायर स्केल्स के लिए एग्जाम है तो आपको देखने को मिल जाएगी ये टर्म, एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। अब उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट इज 1 लाख यूएसडी और इक्विवेलेंट, 1 लाख यूएसडी और इक्विवेलेंट। अब अगर फिजिकल गुड्स है तो उसके लिए एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी होगी किसकी? बिल ऑफ एंट्री की, फॉर फिजिकल गुड्स। एविडेंस क्या होगा? बिल ऑफ एंट्री, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अगर कुरियर इंपोर्ट किया है तो कुरियर बिल ऑफ एंट्री होगी, पोस्टल इंपोर्ट किया है तो पोस्टल अप्रेजल फॉर्म होगा या पार्सल रैपर होगा, सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया है तो उसके केस में क्या चाहिए? इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, लेट मी राइट, सर्टिफिकेट चाहिए किसके द्वारा? बाय द चार्टेड अकाउंटेंट, वो चाहिए रहेगा। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन कितनी रहती है? जो भी एविडेंस ऑफ इंपोर्ट होता है, एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, पहले ये टाइम लिमिट होती थी 6 महीने की। प्रीवियसली द टाइम लिमिट वाज 6 मंथ्स, यानी कि इंपोर्ट कर लिया तो इंपोर्ट करने के बाद विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आपको ऑथराइज डीलर बैंक को सबमिशन करनी पड़ेगी कि ये इंपोर्ट हो चुका है, उसका प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। और अगर ये प्रूफ सबमिट ना किया गया तो फिर ऑथराइज डीलर बैंक जो है वो फॉलो अप लेगा इस चीज से रिलेटेड, वो फॉलो अप लेगा इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। सो जब भी आप पेमेंट कर चुके हो, तो जब भी आप पेमेंट कर चुके हो तो आपको विद इन 1 ईयर, अगर आपने एडवांस रेमिटेंस करी है तो उस सिनेरियो में आपको विद इन 1 ईयर इंपोर्ट को कंप्लीट करवाना है, अनटिल और अनलेस आपने एक्सटेंशन ली है या नहीं ली है। ठीक है, लेट्स से इंपोर्टर है यहाँ पर, एंड इंपोर्टर ने यहाँ पर कर दी है एडवांस पेमेंट। अब एडवांस पेमेंट तो आपने कर दी, राइट। अब उसके बाद एडवांस पेमेंट के बाद विद इन वन ईयर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? आपको इंपोर्ट करवाना है डॉक्यूमेंट, आपको बेसिक उन गुड्स का इंपोर्ट करवाना है, अनटिल और अनलेस आपने कोई भी परमिशन एक्सटेंशन से रिलेटेड ली है नहीं ली है। एंड इन केस इफ इट इज ओवर ड्यू, यानी कि इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो आपको बीईएफ स्टेटमेंट में फाइलिंग करनी पड़ती है, बिल ऑफ एंट्री फॉलो अप स्टेटमेंट होती है। बीईएफ क्या होती है? दिस इज बिल ऑफ एंट्री फॉलो अप स्टेटमेंट, बिल ऑफ एंट्री फॉलो अप स्टेटमेंट कहते हैं इसको। लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया है? नाउ दिस इज डिसकंटिन्यूड, अब ये बीईएफ स्टेटमेंट एज सच खत्म हो गई है, दिस इज नाउ नॉट अवेलेबल। अब बेसिकली मॉनिटरिंग होती है किसके थ्रू? ईडीपीएमएस के थ्रू। नाउ द मॉनिटरिंग इज थ्रू ईडीपीएमएस। एंड ये ईडीपीएमएस क्या होता है? दिस इज एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मैं लिख देता हूं यहां पे, नाउ दिस इज डन थ्रू द एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आपकी रिपोर्टिंग किसके थ्रू होती है? दिस इज हाउ द रिपोर्टिंग इज बीइंग डन नाउ, राइट। क्लियर विद इट, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.